अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इरफान सलैरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे मेरी एक सीरीज़ है ई चौपाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम पब्लिक जो है उनसे एहतियाती तदाबीर करके कैसे उनसे जो है ना बच सकते हैं। इसी सिलसिले में आज की जो हमारी ई चौपाल सीरीज़ है वो रिगार्डिंग हेपाटाइटिस है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहसन मलिक हैं, जो कि प्रोफेसर हैं मेडिसिन में इस्लाम मेडिकल कॉलेज में। वो तकरीबन 15 साल से इस इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि हेपेटाइटिस क्या है, कौन सी मेडिकेशन इसमें यूज़ हो सकती है, कौन सी एहतियाती तदाबीर है और उसकी कितनी अक़साम है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आप? वालेकुम जी इरफान साहब, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला जनरल पॉपुलेशन की अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो हेपेटाइटिस है क्या बेसिकली? जी इरफान साहब, इसमें आपको और जिस तरह जनरल पब्लिक को ये सारी चीज़ का ऑलमोस्ट अंदाज़ा होता है कि हेपेटाइटिस के लफ्ज़ से ही इसकी बीमारी की तशख़ीस वाज़ेह होती है। आइटिस वर्ड जो है वो मेडिकल लैंग्वेज में जहाँ पे भी किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है ITIS जो आखिरी लफ्ज़ है, और हेपा लफ्ज़ जो है वो जिगर के बारे में है। सो ये जिगर की इन्फेक्शन है, और जिगर के इन्फेक्शन से अब जिगर में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन आती हैं। सो मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ़ समझे जरासीम है, जिसमें एक वायरस है जिसका नाम हेपेटाइटिस वायरस है। ये एक फैमिली वायरसेस है हेपेटाइटिस वायरस। सो हेपेटाइटिस वायरस का मतलब ऐसा वायरस जो गालिबन ये सबसे ज़्यादा जाके जिगर को मुतासर करता है। तो जिगर को जब मुतासर करता है तो इस हेपेटाइटिस की फिर आगे एक से ज़्यादा अक़साम है। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E तक रूटीन में है। आगे कुछ केसेस में F और G तक भी वायरस की अक़साम मिलती हैं। सो ये एक वायरस है जो जिगर के ऊपर इन्फेक्शन करता है, और जिगर की वजह से जिस्म के बाकी असरात इस पर मुरतब होते हैं। यानी आपके कहने का मकसद है कि एक वायरल डिजीज़ है? जी, एक वायरल डिजीज़ है बिल्कुल। और इसकी आपने जो टाइप बताई A, B, C, D और E, F, G भी हैं, तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा वायरस है? देखिए, ख़तरनाक तो कोई भी खुदा न खास्ता जो कवर ना हो सके वो ख़तरनाक है। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि 100 में से अगर फ़र्ज़ करो 10 बच्चों को हुआ तो उनमें से किसको कितना हो, तो हेपेटाइटिस B और C ये दो वायरसेस हैं जिनको हम आमतौर पे काला यरकान कहते हैं, जिनको मोहलक कहते हैं, हेपेटाइटिस B और C। और जो हेपेटाइटिस D वायरस है वो हेपेटाइटिस B के साथ ही ग्रुप होता है कि D वायरस हेपेटाइटिस B की इन्फेक्शन के साथ आता है, अकेला नहीं आता। वायरस की नेचर जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, ये हेपेटाइटिस B के पीछे पीछे चलता है। सो हेपेटाइटिस B में गिना जाता है, तो इसलिए B, E या D, B, C या D जो है ये ख़तरनाक है। जो हेपेटाइटिस A और E है ये मुकाबलतन कम ख़तरनाक है। ये वो है जिसको हम पीला यरकान कहते हैं। पीला और काला यरकान दोनों अलग कैटेगरीज हैं, A और E। लेकिन इन दोनों में A और E ये आमतौर पे जल्दी रिकवर कर देते हैं, जिसको हम आम कहते हैं, जिसको पीलिया कहते हैं। पीलिया हो गया, इसको उल्टियाँ आनी शुरू हुई, दिल खराब हुआ, टेस्ट कराया, उन्होंने कहा लो जी रखा रंगत पीली हो गई, तो इसको पीलिया कहते हैं। तो B और C में चूँकि पीलिया नहीं होता, उसमें डायरेक्ट रंगत काली होती है, हाइपर, तो उसको काला यरकान कहते हैं। और A और E जो पीला यरकान है, इनमें से जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको अगर E वायरस होता है खुदा न खास्ता, तो उनमें इसकी मोर्टेलिटी, इसके मोहलिक होने के असरात उसी तरह ही जिस तरह B और C के बहुत ज़्यादा असरात चले जाते हैं। तो इसलिए B और C इन जनरल, D B के साथ आता है, उसके बाद E ख़ासतौर पे अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स को होता है, और A बिल्कुल आम साइलेंट वायरस है। तो ये इन वायरसेस के असरात हैं जिस्म के ऊपर। बिल्कुल, यानी आपने कहने का मकसद ये है कि B और C ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो वैसे सारे ज़्यादा ही हैं, लेकिन B और C ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में कि ये इंसान की ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा मोहलिक असरात डालते हैं, क्योंकि A और E मैंने बताया कि अगर ये रिकवरी की तरफ आए तो 4 से 6 के हफ्ते के अंदर जिस्म से खारिज हो जाते हैं, बंदा मुकम्मल ठीक हो जाता है माशाल्लाह, मुकम्मल, इतना मुकम्मल कि उसको 2 साल बाद याद भी नहीं होता कि कभी यरकान हुआ था। और जो B और C वाले हैं उसके असरात जिस्म के साथ साथ चलते रहते हैं, मुख्तलिफ असरात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, वो इंसान को ट्रीटमेंट लेने तक, एंड तक पहुँचा के छोड़ते हैं। जो B और C जो हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना है जनरल बात करें तो?
बी और सी की ड्यूरेशन में जहाँ तक आए थे, हेपेटाइटिस सी जो है उसकी ड्यूरेशन तो स्पेसिफाइड है। हेपेटाइटिस सी के केसेस ज़्यादा होते हैं हेपेटाइटिस बी के मुकाबले में। हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट है वो पहले इंजेक्शन लगते थे, जो आम हमने सब लोगों ने गली मोहल्लों में सुना था कि ये कान के टीके लगे, जो ना खून सड़ गया, जो टीके गर्म हो गए, वो 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट थी। अभी चूँकि बहुत लेटेस्ट मेडिसिन चलती है, बहुत लेटेस्ट एडवांसमेंट आती है, तो अभी हेपेटाइटिस सी के लिए गोलियों का इलाज होता है, और वो गोली एंटीवायरल ड्रग्स होती है, उनको 3 महीने का कोर्स होता है, तो 3 महीने में उसके साथ रिकवरी आती है हेपेटाइटिस सी के साथ। तो जो हेपेटाइटिस बी है उसका कोर्स अनडिफाइंड है, वो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक चलता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। हेपेटाइटिस सी का कोर्स मुतय्यन है, 3 महीने आपने देने हैं। मास है कुछ एक्सेप्शन ऐसी जिनमें आप 6 मंथ्स दे सकते हैं, वरना आमतौर पर 3 महीने में ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है। ये जो हेपेटाइटिस बी है उसमें भी वो इंजेक्शंस लगते हैं या वो टैबलेट दी जाती है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सी में तो अब देखें हमारे पास, हमने कहा कि तकरीबन इंजेक्शन की ऑप्शन ख़त्म हो गई, अब बहुत कम ना होने के बराबर है कि कभी किसी को हेपेटाइटिस बी सी के लिए इंजेक्शन लगे हो। हेपेटाइटिस बी के लिए हाँ उसमें चांसेस हैं इंजेक्शन लगने के, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कैटेगराइज करते हैं। ज़्यादातर 90% लोगों को हेपेटाइटिस बी में भी गोलियों के साथ इलाज मुकम्मल हो जाता है और उसमें टीके नहीं लगाने पड़ते, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। ड्यूरेशन ज़्यादा है हेपेटाइटिस सी के मुकाबले में, ड्यूरेशन ज़्यादा है। हेपेटाइटिस, मैं दोबारा तो रहा हूँ, सी के केसेस ज़्यादा हैं, ड्यूरेशन थोड़ी है। बी के केसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बी में ड्यूरेशन ज़्यादा है। ठीक है सही। अच्छा, एक तो कॉमन सवाल ये था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। हाँ, हेपेटाइटिस बी जो है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हेपेटाइटिस बी जो बॉडी सिक्रीशन से ट्रांसमिट करता है, तो हेपेटाइटिस बी के मर्द से औरत को चांसेस होने में ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस सी में भी ये चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये नेग्लिजिबल चांसेस हैं, नेग्लिजिबल चांसेस के ना होने के बराबर कि इसमें आप किसी को अपनी फैमिली कंप्लीट करने से मना नहीं करते। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, वो ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, लेकिन वो नेग्लिजिबल केसेस। नेग्लिजिबल केसेस है, मींस आपने वैसे पहले बता दें किसी को ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो इंजेक्शन और टैबलेट्स हैं। हेपेटाइटिस सी 6 मंथ का है और हेपेटाइटिस बी जो है से 6 to 1 ईयर का 1 ईयर तक भी हो सकता है। एक टर्म यूज है व्हाट इज बैड हेपेटाइटिस, उससे क्या मतलब आप लेंगे कि बुरा हेपेटाइटिस क्या है? बैड हेपेटाइटिस देखिए, एक तो इस सेंस में है कि बैड हेपेटाइटिस किसी भी इंसान की ज़िंदगी को ख़राबी की तरफ लेके जा रहा है, वो तो आम लफ्ज़ों में है, जो पानी की वजह से आता है। बैड सैनिटरी हैबिट से जो आता है वो ए और ई है, गंदे पानी की वजह से। जो हमारा आजकल हर एरिया में पोल्यूटेड वाटर, फिल्टर का पानी होता है, लोग फिल्टर या तो यूज़ नहीं करते, या लोग कहते हैं जी हम फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं, फिर हमें कैसे हो गया। वो फिल्टर की मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि फ़िल्टर जहाँ पे लगा है उसको मेंटेन करने वाले इंतज़ामिया है। और जो दूसरा बैड जिस सेंस में है कि मरीज़ की ज़िंदगी पे असरात, तो ज़िंदगी पे असरात तो बी और सी वाले जो है वो बुरे। बिल्कुल ऐसे ही, यानी सैनिटेशन वाटर बहुत बड़ा एक वजूहत है हेपेटाइटिस का। वाटर ही, जो ड्रिंकिंग वाटर है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यही एक तरीका है जिसके जरिए हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आजकल लोग फ़िल्टर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आ गए हैं, लेकिन घरों में फ़िल्टर, लेकिन फ़िल्टर की मेंटेनेंस की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। जो इंतज़ामिया में वो भी एक तरफ फ़िल्टर लगाया और फ़िल्टर की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्पेक्शन नहीं है, तो जो फ़िल्टर लगे हुए हैं कि उन फ़िल्टर को इंतज़ामिया का टीम का बंदा जाके चेक करता है, जो उनके पास स्कोरिंग सिस्टम बाकायदा बना हुआ, क्या वो स्कोरिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट नॉट। अब आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये कि किसी शख्स को हेपेटाइटिस हो गया, वो किसी दूसरे से उससे शादी हो सकती है? हाँ जी, शादी उसमें हो सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने देख रहे हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस हुआ। अगर तो उसको ज़िंदगी में हेपेटाइटिस 4 साल पहले हुआ, हेपेटाइटिस ए और ई वाला, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है, वो तो ख़त्म हो गया 4 से 6 हफ्ते में। अगर उसमें बी या सी वायरस का है, तो बी या सी वायरस का, सी का तो हमने कहा पहले कि मियाँ से बीवी को लगने के चांसेस बहुत कम है लाइफ का। अगर बी वाला है और उसका केस इस तरह का है कि उनकी जिस तरह एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी तैयार रहता है, अब उसको ब्रेकेज नहीं है और ट्रीटमेंट हो, तो पहले यह कि शादी से पहले ट्रीटमेंट मुकम्मल करें। ठीक है। और लेट्स सपोज शादी से पहले नहीं ट्रीटमेंट होती, तो आप बीवी का या जो दूसरा पार्टनर है उसके टेस्ट करा के उसको वैक्सीनेट कराएं, और उसके बाद फिर आगे दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ है, ताकि वो आने वाले वक्त में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ये इतला भी कर सके कि ये प्रॉब्लम। नहीं, इन केस अगर उनकी शादी हो जाती है तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है,
उनके सिलसिले में कि अगर वो वैक्सीनेशन करवा लें और आगे जाके वो फर्दर एहतियाती तदाबीर करें तो मुस्तकबिल में जाके बचने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। जी बिल्कुल, उसमें जाहिर है कि जब ये शुरू में हेपेटाइटिस होगा तो आगे दूसरा पार्टनर उसका टेस्ट होगा, टेस्ट नेगेटिव होगा तो उनको वैक्सीनेशन होगी। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा कि न्यू बॉर्न बेबीज में भी हेपेटाइटिस की थोड़ी सी वो शिकायत या केसेस मिलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए न्यू बॉर्न के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं कि एक खातून को है, अब हमने कहा कि ये साइलेंट किलर्स है, इनकी अलामत ही कोई नहीं होती। वो गए हैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, उन्होंने चेक करा लिया, तो चेक करा के निकला कि हेपेटाइटिस बी है या सी है। तो अब बी या सी को प्रेगनेंसी में ट्रीट नहीं करेंगे तो उसको इससे पहले कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, वो कहेगी मैं इतनी दफ़ा जाती हूँ, मुझे कोई तकलीफ कोई नहीं। लेकिन जब उसको हुआ तब उसके बच्चे को होने के चांसेस होंगे। लेकिन सी में हमने कहा है कि सी में मियाँ से बीवी को और बीवी से बच्चे को होने के चांसेस कम है, जो बी वाला है उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। तो बी में हम क्या करेंगे, जिस तरह वैक्सीन है उसी तरह इम्यूनोग्लोबुलिन होती है फांसी तदबीर। तो लेडी डॉक्टर जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है औरत का, तो वो अपने साथ बच्चों वाले डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेबर रूम में मौजूद होता है बच्चे की डिलीवरी पे, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे ही ये सारी आगे कंडीशन है कि वो बच्चा जब रिसीव करेगा तो उसको वो वैक्सीन भी लगाए, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाए, और इससे सेफ्टी बच्चे की मुमकिन है। बिल्कुल काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकती है। अब आखिर में हमारी जो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो कैसे बच सकते हैं इस हेपेटाइटिस का जो एक मौलिक मर्ज है? पब्लिक को देखे बचने के लिए सबसे पहले जिस तरह अब आजकल ये सारी चीज़ आती है पब्लिक एजुकेशन पे, कि लोगों के पास कितना नॉलेज है, लोग अमल किस पे करते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोरोना से लेकर अभी तक जाए, पहले तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी है ही नहीं, झूठ है। और जब हो जाती है तो फिर उनको प्रिवेंटिव मेजर्स का नहीं पता होता। तीसरी चीज़ अभी भी आप देख लें, प्रिवेंटिव मेजर्स के SOPs का सबको पता होता है, पता होने के बावजूद अमल नहीं करते। तो इसलिए उनको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, और पता होने के लिए सबसे पहले कॉमन चीज़ है सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। दूसरा ये है कि जब आप गैर ज़रूरी तौर पे इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिप लगवाते हैं, नीडल स्टिक इंजरीज हमारे पास जितनी हैं, ये बच्चियाँ जो है कान से दबाने के लिए जाती हैं, दांतों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पंक्चर और हिजामा आजकल निकला है, आपको पंक्चर कराते हैं। आप कोई भी नीडल के रिलेटेड जो काम है, बाल कटवाना है, रेजर लगाना है, शेव कराना है, आप अपने हिजाम के पास जाते हैं। हर इंसान अपनी किट लेना अफोर्ड कर सकता है, लेकिन किट कोई नहीं लेता, और अगर होगी तो जिसने बल्कि ली होती है उसका उल्टा मजाक बनाया जाता है। पानी घर के लिए फिल्टर खरीदते हैं, आपके इलाके में हर जगह पे एक से ज़्यादा फिल्टर होते हैं। आप कोशिश करें ऐसे फिल्टर से पानी लें जिसके बारे में आपको यकीन हो कि इसकी मेंटेनेंस ठीक हो रही है। तो पानी का और पब्लिक एजुकेशन का, हाइजीन का, इन चीज़ों को बड़ा जरूरी है। यानी पब्लिक अवेयरनेस जितनी हम फैलाने की कोशिश करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा। अब उसको फॉलो करना उजारी बात है, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि जैसे आजकल कोरोना की कंडीशन आई हुई है तो कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके जो असरात है वो आपके सामने आ रहे हैं। पहली वेव आई, दूसरी आई, अब थर्ड वेव कितनी खतरनाक हो गई है। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। और मेरी जो ईच पाल सीरीज़ है, मेरा बेसिक मकसद ये है कि जनरल अवेयरनेस पब्लिक हेल्थ की तरफ लोगों को अवेयर किया जाए कि वो किस तरह की एहतियाती तदाबीर करके जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि किसी और टॉपिक के ऊपर एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है आपकी तरफ से वो चलता रहेगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।